देखो इसमें पहला है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये न्यूटन के जमाने में, न्यूटन का जमाना क्या था 1675, उस वक्त प्रपोज की थी। तो वो क्या बोला था देख लेते। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी आर एज फॉलोज। वो बोला था लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज द कर्पस्कल्स। ठीक है, वो क्या बोला, लाइट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज अ कर्पस्कल्स। उसने उनको नाम दे दिया कर्पस्कल्स करके। उसके बाद वो बोला कि दीज पार्टिकल्स आर इलास्टिक, वो पार्टिकल्स इलास्टिक रहेंगे, रिजिड है वो पार्टिकल्स, एंड मासलेस। ओके, so these particles are elastic in nature, they are rigid and they are massless. जब लाइट सिर के ऊपर गिरती है तो आपको कुछ वेट महसूस होता है क्या? नहीं ना। तो वो क्या बोला, इट इज दे आर द मासलेस पार्टिकल्स, ऐसा बोला वो। ओके, अभी कर्पस्कल्स ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। वो क्या बोला, ये जो कर्पस्कल्स है, लाइट के जो पार्टिकल्स है, वो ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, उसके बाद उसने डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट का एक्सप्लेनेशन कैसे दिया। डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स। जो भी कर्पस्कल्स है, ड्यू टू द वेरिएशन इन द शेप एंड साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स। वो निखिल को ही कर रहा किया नहीं? ओके, नहीं किया क्या? एक मिनट। ड्यू टू द different shapes and sizes of these particles, the light is having different colors. Okay, तो ये थे उसके बाद उसने बोला कि कर्पस्कल्स ट्रेवल्स विद अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। यानी ये जो कर्पस्कल्स है, इनका स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट रहता है। और वो क्या बोला देखो, वो बोला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज हायर देन दैट इन अ रेयर मीडियम। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एक्चुअली न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी का, जो बाद में पता चला, बाद में डिस्कवर किया। एक साइंटिस्ट था, नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज फोकाल्ट। सो फोकाल्ट मैन ने क्या किया, ये प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम इज हायर देन दैट इन अ डेंसर मीडियम, एंड व्हाट एवर द न्यूटन प्रपोज्ड दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज हायर देन दैट इन अ रेयर मीडियम इज रॉन्ग। ओके, लेकिन क्या था, इस जमाने में न्यूटन का वजन ही इतना था, न्यूटन का नाम ही इतना था कि कोई उसकी थ्योरी को कुछ अपोज नहीं कर पाया ज्यादा। ओके, अभी देखो द मेन सक्सेस ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन यानी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, दिस फिनोमिना कुड एक्सप्लेन। ओके, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन यानी सीधा जाना। ओके, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन। अभी देखो वो क्या बोला, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स नोन एज अ कर्पस्कल्स। तो ये देखो, ये इधर दिखाया है, एक मिनट, हाँ, ये इधर दिखाया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको क्या हो गया, हाँ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पे। ओके, नाउ these corpuscles will travel along this path, will fall on this reflecting surface. There will be the elastic collision of these corpuscles and they will travel in the same medium, or they will be reflected back in the same medium from which they have came. यानी यहाँ से ऐसे 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 corpuscles आएंगे इस डायरेक्शन में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर वो गिर जाएंगे, उसके बाद उनका इलास्टिक कोलिजन होगा और उसके बाद वो फिर से उसी मीडियम में वापस जाएंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये न्यूटन ने एक्सप्लेन कर पाया कि भाई the phenomenon of reflection he could explain in this manner, he has explained like this. Okay,
इस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। अभी तीसरा फिनोमिना जो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया वो था phenomenon of refraction of the light. आपको पता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, these are the most important phenomenon if you consider the light. Okay, तो ये इसने अभी देखो ये इसने कैसे कंसिडर किया, ये कर्पस्कल्स आएंगे, now these corpuscles are in the rarer medium, यहाँ पे rarer medium है everywhere. Okay, so the force of interaction between the molecules of the rarer medium and these corpuscles will be less, वो कम होता है as compared to the force of interaction between the corpuscles and the molecules of the denser medium. तो क्या हो जाएगा, जब भी ये सरफेस पे आएंगे, दैट मीन्स द सरफेस सेपरेटिंग द रेयर मीडियम दैन द डेंसर मीडियम, यहाँ पे रेयर मीडियम है, ओके यहाँ पे डेंसर मीडियम है, और ये जो है ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है। तो जैसे ही कर्पस्कल्स यहाँ पे आएंगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, द molecules of the denser medium will attracts, यहाँ पे सपोज ये अपन कंसिडर कर रहे हैं ये कर्पस्कल्स है, तो देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by each and every molecule of the denser medium in, so there will be the force of attraction which is going to be exerted in all the possible direction. This molecule, this corpuscles will experience the force in all the possible direction. अभी इनका नेट कहाँ पे होगा, along this, लेकिन ये कैसे आ रही थी लाइट, ऐसे आ रही थी, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर नीचे के डायरेक्शन में, सॉरी। ओके, तो इनका पाथ क्या हो जाएगा, जैसे ऐसी जानी चाहिए लाइट, तो ये ऐसे आएगी, ठीक है, अलोंग दिस पाथ। तो ये जो है दिस फिनोमिनन ऑफ द लाइट, ओके, in which whenever the light comes from one medium, that means rarer medium, into the denser medium, it changes its path. So on the basis of this he could explain the phenomenon of refraction. आपको ये समझ में आया पोस्टुलेट्स क्या थे, उसने क्या क्या सक्सेस प्राप्त की न्यूटन ने। अभी उसके ड्रॉबैक देखेंगे हम। एवरीबॉडी, यस सर। न्यूटन क्या बोला, लाइट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, टाइनी पार्टिकल्स। उनका नामकरण क्या किया उसने, कर्पस्कल करके। These particles are elastic, rigid and massless. Then always they travel along the straight line path. जो different colors of the light है वो क्यों है, different shapes and size of these particles. उसके बाद बोलते हैं कि denser medium में velocity of light is higher than that in a rarer medium. उसके बाद उसने क्या किया, उसको खाली 3 फिनोमिनन में सक्सेस प्राप्त हुई, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, उसके बाद उसको बाकी के फिनोमिनन में, अरे ये नीचे क्यों नहीं आ रहे, अरे ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ, उसने क्या किया, 3 फिनोमिनन उसने एक्सप्लेन किया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ओके, नीचे क्यों नहीं आता है, अरे यार, तो क्या हो गया, एक मिनट जरा।
मैं वन नोट फिर से ओपन करता हूँ, वो हैंग हो गया। आपको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। स्क्रीन, ओके। अभी देखो ये तो हो गए फीचर्स, मेन फीचर्स और मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी एंड द सक्सेस दैट ही हैज गॉट। अभी देखो उसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिनन सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये जो फिनोमिनन थे, दोज फिनोमिनन वेर प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और वो जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी वो किसने प्रपोज की थी? हाइगेन ने। किसने? हाइगेन नाम का साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज की थी। अभी अभी देखो, जब न्यूटन ने प्रपोज किया 1675 में, उसी वक्त 1678 में ये हाइगेन ने भी प्रपोज किया था, लेकिन हाइगेन के नाम में इतना दम नहीं था। तो लोग क्या करते थे, अरे भाई न्यूटन बोल रहा है तो वही सही होगा। ये हाइगेन को कोई मानता नहीं था उस वक्त। तो एक्चुअली उसका थ्योरी 62 यानी 80-90% सही था। उसका भी ड्रॉबैक था थ्योरी का, लेकिन वो बाद में पता चला। लेकिन वॉट एवर ही हैज सेड दैट द लाइट इज हैविंग द वेव नेचर, it was correct, and he could explain the phenomenon like interference, diffraction, okay, on the basis of the wave theory of light, but he could not explain the property like polarization. ये किसका बात कर रहा हूं मैं? हाइगेन का। Huygens could explain the phenomenon like interference, diffraction, but he could not explain the phenomenon like polarization. क्यों? क्योंकि light is having the electromagnetic nature. Light is a electromagnetic wave. आपको सभी को पता है ये अभी, सही है ना? तो ये देखो, all these phenomenon could not explain on the basis on the or could explain on the basis of the wave nature, and Newton had suggested that the light is having the particle nature. So Newton was failed to explain all these three phenomenon. अभी उसके बाद ये उसकी थियरी कब उसने प्रपोज की? 1675 में। तो 1850 तक देखो, ये ध्यान से देखो, 1850 तक लोग उसकी थियरी लगा के चल रहे थे कि भाई न्यूटन ने बताया तो सही होगा, न्यूटन ने बताया तो सही होगा। लेकिन 1850 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था फोकाल्ट करके, उसने प्रूव किया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज ग्रेटर इन रेयर मीडियम देन दैट इन अ डेंसर मीडियम। तो जब इसने ये प्रूव कर दिया तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई न्यूटन की थ्योरी आगे हम चला नहीं सकते। तो उसी वक्त उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। तो 1675 से 1850 तक उसकी थ्योरी लोग सही मान के चल रहे थे, बिकॉज ऑफ हिज नेम ओनली, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स, सक्सेस ऑफ दिस थ्योरी, ड्रॉबैक्स। हाँ सर। ओके, तो ये हो गया अपना न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। अभी देखो हाइगेन्स वेव थ्योरी, इसका एरा देखो 1678। न्यूटन कितने साल, कौन से साल में प्रपोज किया था? 1675। और इसने कौन से साल में? 1678। लेकिन इसकी थ्योरी को कोई मानता ही नहीं था। अभी ये क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ द मैकेनिकल वेव। ये क्या बोला? लाइट इज हैविंग दी इन द फॉर्म ऑफ द मैकेनिकल, लाइट एक मैकेनिकल वेव है। लेकिन एक्चुअली इसमें से खाली वेव ही करेक्ट निकला, वो मैकेनिकल वेव तो नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी देखो मैकेनिकल वेव, आपको पता है ना मैकेनिकल वेव कितने टाइप की रहती है? कितने टाइप की रहती है मैकेनिकल वेव? बोलो। अरे लास्ट ईयर पढ़े थे ना, भूल गए क्या? लॉन्गिट्यूडनल और हाँ सर, ट्रांसवर्स। हाँ, तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है? क्या होता है? Particles of the medium Alternate. vibrate in a direction parallel to the direction of the परपेंडिकुलर। propagation हाँ of the wave. पैरेलल। और इसमें क्या होता है? Vibrate in a direction perpendicular to the परपेंडिकुलर। direction of the
प्रोपगेशन Propagation of ठीक waves. है, ये होता है डेफिनेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव। तो वो क्या बोला, लाइट इज हैविंग द मैकेनिकल वेव एंड इट हैज अ लॉन्गिट्यूडिनल नेचर। ये देखो वो क्या बोला, लाइट एक मैकेनिकल वेव है एंड इट हैज अ लॉन्गिट्यूडिनल नेचर। दो नेचर होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, अभी हमने डिस्कस किया। उसमें से लाइट का कौन सा नेचर है, लॉन्गिट्यूडिनल, ये हाइगेन बोला। अभी उसके बाद क्या बोलते हैं, देखो डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट वेव। जैसे न्यूटन बोला डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज कर्पस्कल्स के डिफरेंट शेप्स एंड साइज, उसकी वजह से डिफरेंट कलर्स है। ये बोलते हैं भाई डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से क्या है, डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट है, बिकॉज लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। ओके, अभी आगे देखो, तो उसको ये जब वो बोला, ये हाइगेन जब बोला कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, तो लोगों ने उसको क्वेश्चन किया कि भाई तुम बोल रहे हो लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, तो ये बताओ कि सन से लाइट अर्थ तक कैसे आती है, बिकॉज सन और अर्थ के बीच में क्या है रे बाबूजी, वैक्यूम है। तो मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। ठीक है, मैकेनिकल वेव के लिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल वेव क्या होती है, इट रिक्वायर्स द मटेरियल मीडियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मैकेनिकल वेव की। ओके, तो उसको पूछा गया कि भाई तुम अगर ये बोल रहे हो कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, तो लाइट सन से अर्थ तक कैसे आ रही है। तो उसने क्या किया, एक तुक्का मार दिया। वो तुक्का क्या है, देखो उस तुक्के को बोलते हैं ईथर थ्योरी। क्या, ईथर थ्योरी। अब ये ईथर थ्योरी क्या है, ध्यान से सुनो। Huygens could explain the phenomenon of propagation of the light from the sun to the earth on the basis of the ether theory. According to the ether theory, a very dilute, क्या बोल रहे हैं वो, a very dilute and highly elastic medium called as the ether is spread everywhere. वो बोलता है कि पूरे ब्रह्मांड में एक मीडियम है जो वेरी डाइल्यूट है एंड हाईली इलास्टिक है, और दैट मीडियम इज स्प्रेड एवरीवेयर, ऐसा बोला वो। अभी वो मीडियम का तो बाद में लोगों ने डिस्कवरी किया, लोगों को पता चला कि कुछ भी ऐसा मीडियम नहीं है, फेक बोला था। ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव इज गिवन बाय द फॉर्मूला इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अभी ये क्या बोलते हैं, वेरी डाइल्यूट, यानी रो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। वेरी डाइल्यूट बोले तो क्या, डेंसिटी कम हो गया ना भाई, डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट ना, तो डेंसिटी कैसा होगा, बहुत कम। हाईली इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी कैसा होगा, बहुत ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा, ये बहुत कम, ये बहुत बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो ज्यादा है उसके बारे में ये बता पाया ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ द मैकेनिकल वेव व्हिच इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ई बाय रो इज द इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी। तो वो बोलता है कि मीडियम कैसी है, वेरी डाइल्यूट है, इसका मतलब रो क्या है, कम है, वेरी कम है, हाईली इलास्टिक है यानी ये हाईली ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा। अरे तुमको समझ में आया कि ये वो कैसे एक्सप्लेन कर पाया, इसने फेक थ्योरी बनाया, ईथर थ्योरी, लोगों को एड़ा बनाने का काम कर दिया। ठीक है, हाइगेन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द फिनोमिनन लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ओके, देन रिफ्लेक्शन, refraction, reflection and refraction, those are the laws of reflection and refraction. We have the proof in this chapter, we are going to prove that, right? So that we will see later on. So interference and diffraction, so ये सारे जो phenomenon थे वो Huygens theory could explain all these phenomenon like rectilinear propagation, reflection, refraction, interference, diffraction, ये सारे फिनोमिनन वो एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन वो एक फिनोमिनन एक्सप्लेन नहीं कर पाया और वो था पोलराइजेशन। कौन सा था, पोलराइजेशन, बिकॉज द पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and hence he could not explain this on the basis of the theory of mechanical wave, because according to the Huygens the light consists of mechanical wave. अरे आपको समझ में आया ये पूरा दो थ्योरी का कंपैरिजन? इफ आई आस्क यू टू हाँ सर। डिफरेंशिएट बिटवीन द
Newton's corpuscular theory and Huygens wave theory. You could differentiate now, right? आप differentiate कर पाओगे ना? Points of differentiation 4-5 पॉइंट तो लिख पाओगे ना? हाँ सर. Okay. So make that points of differentiation and WhatsApp me. आपको क्या करना है अभी काम कि वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी एंड हाइगेंस वेव थ्योरी आपको लिखने हैं आपकी लैंग्वेज में और मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? हाँ सर. अभी देखो हाइगेन प्रिंसिपल, अभी देखते हैं अपन. अभी ये मैं बताना भूल गया. ये जो था अभी देखो हाइगेन भी जो थ्योरी प्रपोज किया था ये उस टाइम पे उसकी थ्योरी को किसी ने महत्व ही नहीं दिया. 1678 में किसी ने कुछ भी नहीं. जब ये फोकाल्ट का हुआ, फोकाल्ट ने बताया कि भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम इज हायर देन दैट इन अ डेंसर मीडियम, तब लोगों को रियलाइज हुआ अरे भाई लाइट वेव भी हो सकती है. तभी तक कोई सोच भी नहीं रहा था कि लाइट वेव होगी. सभी लोगों को न्यूटन की बातें सच लग रही थी. ओके. तो ये जो आदमी है हाइगेन, इसको कभी न्याय ही नहीं मिला इसकी जिंदगी में. ये मरने के बाद इसकी थ्योरी थोड़ी सी अच्छी थी ये करके लोगों को पता चला. तो वो जब जिंदा था तो उसको कुछ मिला ही नहीं वो प्रपोज करके. ओके. तो ये था हाइगेन के बारे में. अभी देखो ये हाइगेन ने एक कुछ प्रिंसिपल बताए. उसमें हम पहले डेफिनेशन देखेंगे. तो उसने पहले प्रपोज किया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट. तो वेव फ्रंट क्या है भाई वो हम देखेंगे. देखो वेव फ्रंट का डेफिनेशन इधर लिखा है. वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. अभी इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं. एक मिनट इसको हटा देता हूं so that I can explain. ठीक है. सपोज यहाँ पे ध्यान दो. अभी यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है. यहां से लाइट ऐसे निकल रही है इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है. ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट निकल रही है. अभी आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कांस्टेंट. सो लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम. यहाँ पे जो मीडियम है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, v. तो अगर मैं t इज द टाइम अंडर कंसिडरेशन करूं, यानी मैं अगर t इज द टाइम, मेरा टाइम है अंडर कंसिडरेशन वाला, तो in time t whatever the light that has been emerging from this source, okay, will reach at the same distance. Okay. यानी अगर ये v is the speed of the light है, t is the time under consideration है, तो vt will be the distance traveled by the light in a time interval of t. Suppose ये यहाँ से यहाँ तक गया light wave. Okay. This distance, particular distance is what, vt. ठीक है. तो ये अपने को a पॉइंट मिल गया. Now during this time this light wave will reach to the point b. This light wave will reach to the point c. This light wave will reach to the point d, e, f, g and so on. सही है. तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, इन सारे पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूं, तो ये जो मीडियम के जो ये पार्टिकल्स है दे विल बी वाइब्रेट इन द सेम फेज. यहाँ पे लाइट तो एक ही टाइम पे आ रही है ना. अभी देखो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, 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 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. तो लाइट आ रही है, वो लाइट का राह देख रहा है, ये भी 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 देख रहा है. तो किसको जल्दी मिलेगी लाइट? सबको एक साथ मिलेगी. किसको लगेगा मेरे को जल्दी मिलनी चाहिए? नहीं, सबको एक साथ मिलेगी. ए को जब मिलेगी लाइट तब बी को मिलेगी, तभी सी को मिलेगी, उसी टाइम पे डी को मिलेगी, उसी टाइम पे ए को मिलेगी, उसी टाइम पे एफ और उसी टाइम पे जी को. तो ये सब पॉइंट्स जो है अगर इनको लाइट एक साथ मिल रही है, दिस पॉइंट्स विल वाइब्रेट इन द सेम फेज. तो इन सब पॉइंट्स का जो लोकस है, जो ये पॉइंट्स ऑफ द मीडियम है,
इनका जो लोकस है, लोकस बोले तो लोकेशन, ओके, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, उसको हम क्या बोलेंगे अभी, वेव फ्रंट। तो ये आपका क्या हो गया, स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये यहाँ पे मैं ऐसा स्पीयर ड्रॉ कर सकता हूँ, ओके, एंड दिस विल फॉर्म योर स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो इसको बोलते हैं, ये अगर पॉइंट सोर्स होता है तो पॉइंट सोर्स से लाइट कैसी निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ द स्पेरिकल वेव फ्रंट। अभी अपन टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट देखेंगे, बाद में देखेंगे। आपको ये समझ में आ गया वेव फ्रंट का डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट एंड डेफिनेशन ऑफ द वेव फ्रंट। अरे आपको समझ में आया है? हाँ सर। अभी देखो हाँ ये सर। डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम, इसको ऑब्जर्व करो। ये अंदर वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स, ये मेन सोर्स है, ठीक है। उसके बाद जो अंदर वाला सर्कल है दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट, अंदर वाला सर्कल, ठीक है, ध्यान से देखो कौन सा है वो, अंदर वाला सर्कल प्राइमरी वेव फ्रंट है। ये जो अंदर और एक यार मैंने इधर लफड़ा कर दिया है, इसको कैसे हटाऊं। आपको अंदर दो सर्कल मिलेंगे, दो नहीं, आपको एक पे ही फोकस करना है। फिर मैं इधर निकलता हूँ, देखो ये है हमारा मेन सोर्स, इससे लाइट निकलेगी, पहला वेव फ्रंट तैयार होगा। सपोज दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी स्पेरिकल वेव फ्रंट, ओके। अभी ये जो हर एक पॉइंट है ऑन दिस वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ द लाइट एंड विल सेंड आउट द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहाँ से क्या निकलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे तैयार होंगे, ओके, दीज आर द सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट है, क्योंकि ये अभी ये हर एक पॉइंट सोर्स करके एक्ट कर रहे हैं, तो उसके सेपरेट वेव फ्रंट बनाएगा वो। एंड दिस स्मॉल छोटू वेव फ्रंट आर कॉल्ड एज द वेवलेट्स। अभी अगर मैं बाहर के सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करूं एवरीवेयर टू ऑल दीज वेवलेट्स, then this tangent will represent the new spherical wavefront after time t, okay। तो ये क्या है, न्यू वेवफ्रंट है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेवफ्रंट। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवफ्रंट। ये क्या था, अंदर वाला सर्कल क्या था, प्राइमरी वेवफ्रंट, बाहर वाला कौन सा बन गया, सेकेंडरी वेवफ्रंट। ये छोटे 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 सर्कल, उनको क्या नाम है, वेवलेट्स। क्या नाम है, वेवलेट्स, और यू कैन से सेकेंडरी वेवलेट्स, ओके, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर आप अंदर भी तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, नहीं, क्योंकि लाइट हमेशा कैसी है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है लाइट। सो इट इज बेट, दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, ओके। तो ये लाइट को, यानी ये भी तो परपेंडिकुलर है, लेकिन लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फॉरवर्ड ना, तो लाइट हमेशा आगे जाती है, पीछे नहीं आती है, ओके। सो एज द लाइट इज ट्रेवलिंग फॉरवर्ड, so you have to draw the tangent to all this in the forward direction, okay, not in the backward direction, okay। आपको समझ में आ गया कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल वेवफ्रंट सर। कैसे तैयार होते हैं, हाँ सर। ओके। अभी देखो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ये ध्यान में रखो। अगर ये पॉइंट सोर्स है, यहां से ये वेव फ्रंट तैयार हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो ये इधर भी दिखा है। अभी आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। देखो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि अगर पॉइंट सोर्स होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सो स्फेरिकल वेव फ्रंट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द वेव फ्रंट। अभी दूसरा टाइप क्या है इसका, प्लेन वेव फ्रंट। जो सन से लाइट आती है धरती पे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट, ओके। तो अगर सोर्स इंफिनिटी पे है, क्या प्लेन वेव फ्रंट कब बनते हैं, अगर सोर्स इज एट इंफिनिटी। तो सन तो इंफिनिटी पे है ना, सन इज एट द इंफिनिटी,
So sun can be considered as a point source which is present at the infinity. So whatever the light coming from the sun to the earth, it is in the form of the plane wavefront. देखो यहाँ पे भी कैसा है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट ये है, ये एरो जो दिख रहे हैं आपको ये है, और प्लेन वेवफ्रंट उसको परपेंडिकुलर है कि नहीं है? यस, इट इज परपेंडिकुलर. ये एंगल तो 90 है ना, ये एंगल भी 90 है ना, ये एंगल भी 90 है ना. ओके, तो क्या है, प्लेन वेवफ्रंट इज आल्सो परपेंडिकुलर, यानी वेव, ये जो है इसको वेव नॉर्मल बोलते हैं, इसको वेव फ्रंट बोलते हैं. सो वेव नॉर्मल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, सरफेस ऑफ द वेव. अभी ये हो गया दूसरा वेव फ्रंट, उसको क्या नाम दिया था? प्लेन वेव फ्रंट, बिकॉज इट इज, यू कैन सी दैट इट इज अ प्लेन, प्लेन के जैसा स्ट्रक्चर है इसका, तो प्लेन वेव फ्रंट. अभी अगर देखो कंडीशन देखो, पॉइंट सोर्स क्या करता है? स्पेरिकल वेव फ्रंट. अगर पॉइंट सोर्स इंफिनिटी पे है तो प्लेन वेव फ्रंट. अभी लीनियर सोर्स है तो लीनियर सोर्स, पॉइंट सोर्स नहीं, पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स. लीनियर सोर्स, सपोज लीनियर सोर्स में ऐसा रहेगा सोर्स, और इस डायरेक्शन में लाइट इमिट होगा. ओके, ओनली इन टू अपोजिट डायरेक्शंस ऑन हिज साइड्स. तो इधर दिखा है देखो, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन. ये सब तरफ लाइट नहीं इमिट कर रहे हैं, जैसे पॉइंट सोर्स करता था सभी तरफ करता था. सही है क्या? नहीं, एवरीवेयर. तो लीनियर सोर्स वैसा नहीं करता. लीनियर सोर्स किधर किधर लाइट ये करता है? अपोजिट साइड्स, along the line opposite sides, ये along the line opposite sides. ठीक है, और perpendicular to the linear source along the line, ऐसा आप बोल सकते हैं. तो ये इसको, ये जो है इनको मैंने देखो, ये जो वेवफ्रंट बना ये कैसे बना? सिलेंडर के माफिक बना. आई हैव ड्रॉन इट हियर. तो इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट. और प्लेन है, लीनियर सोर्स हमेशा क्या करता है? सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट बनाता है. क्या बनाता है? सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट. तो आपको क्या पता चला कितने टाइप के वेवफ्रंट होते हैं? 3 टाइप के हैं. एक रहता स्पेरिकल वेवफ्रंट, दूसरा रहता प्लेन वेवफ्रंट, तीसरा रहता सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट. स्पेरिकल वेवफ्रंट किससे मिलता है? पॉइंट सोर्स से. अगर पॉइंट सोर्स इंफिनिटी पे है तो हमें कौन सा वेवफ्रंट मिलेगा? प्लेन वेवफ्रंट. अगर लीनियर सोर्स ऑफ द लाइट है तो कौन सा मिलेगा? सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट. अरे तुमको समझ में आया ये? हाँ सर. ओके, अगर डाउट हो तो पूछो. हाँ, उधर ही क्लियर करो. एक मिनट, इसके नीचे भी है ना भाई, मैंने आधा ही एक्सप्लेन किया. टाइप्स ही हो गए. अभी देखो, ये हाइगेन्स प्रिंसिपल में हाइगेन क्या बोलता है? देखो, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, जो हर एक पॉइंट है वेव फ्रंट पे, एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ द लाइट, और सेकेंडरी डिस्टर्बेंस बोलते हैं, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ द लाइट ऐसा भी बोल सकते हैं, विच इमिट देयर ओन वेवलेट्स. ओके, कॉल्ड एज द सेकेंडरी वेवलेट्स. ये छोटू 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 क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स. सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द वेव. तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं? They will spread in all the possible direction with the speed equal to that of the velocity of the light wave, you can say, or the speed of the wave, light wave. अभी अगर आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे टू ऑल दिस सेकेंडरी वेवलेट्स, ओके, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इसीलिए ये सेकेंडरी वेवफ्रंट करके एक्ट नहीं करेगा, ये वाला करेगा. ओके, सो दिस tangent which you have drawn to the secondary wavelets will act as a secondary wavefront. आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया? आपको एक क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द हाइगेन्स प्रिंसिपल. तो वहां पे आपको क्या करना है मैं बोलता हूँ. वहां पे आपको क्या बताना है कि हाइगेन्स प्रिंसिपल स्टेट दैट, यहाँ पे आपको वेवफ्रंट का डेफिनेशन नहीं देना है, वहां पे आपको क्या बताना है? Huygens principle states that every point on the primary wavefront act as a secondary source of the light and will send out the secondary waves in all the possible directions so as to form the secondary wavelets. The tangent drawn
to all these secondary wavelets will represent the new spherical wavefront after time t. ओके, ऐसा आपको एक स्टेटमेंट देना है और आपको ये एक्सप्लेन करना है फिर डायग्राम के थ्रू. सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइगेन्स प्रिंसिपल. आपको समझ में आया ये? लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई वेवफ्रंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट क्या होता है. आपको सेपरेट क्वेश्चन आए तो सेपरेट लिखो कि वेवफ्रंट क्या होता है. इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. तो उसको बोलते हैं वेवफ्रंट. टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट देयर आर 3 टाइप्स. कैसे कैसे मिलते हैं वो कंडीशन है. ओके, उसके बाद वेव नॉर्मल. वेव नॉर्मल हमेशा वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होता है. क्लियर? तो मैं